हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्रीहेंशंस के बारे में। ठीक है, ये क्या होते हैं ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन Comprehension means a complete and thorough test of the understanding of the students and their ability to express what they know। ठीक है, comprehension एक तरह का टेस्ट होता है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने का कि वो जो जानते हैं उसे कितने अच्छे से उसे एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, comprehension is done through a variety of exercises like completion of incomplete sentences, blanks, short answer type question and vocabulary testing exercises. While attempting questions, we should keep the following points in mind. ठीक है, जब हम क्वेश्चन के आंसर कर रहे होते हैं ना तो हमें कुछ बातें हैं वो अपने दिमाग में रखनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है, रीड द पैसेज ट्वाइस टू अंडरस्टैंड द थीम एंड देन मेन आइडिया गिवन इन द पैसेज। ठीक है, हमें जो पैसेज है, जो दिया गया पैसेज है, उसको 2 बार पढ़ना चाहिए ताकि जो पैसेज में आइडिया दिया गया है वो हमें अच्छे से समझ आ सके। सेकंड है आपका, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज रीड द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज, सर्च फॉर देयर आंसर्स इन द पैसेज। ठीक है, जब एक बार आप पैसेज पढ़ लेते हो फिर आप क्वेश्चन को रीड करो और उसको समझो कि उसका आंसर पैसेज में कहाँ दिया गया है। थर्ड, गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स अगेन। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझो फिर उनका आंसर करो। नाउ राइट डाउन द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, अब आपको आंसर मिल गया है तो आप उसको अपने ही वर्ड में लिखोगे। ठीक है, फिफ्थ है आपका, एंश्योर दैट द आंसर्स आर क्लियर, ब्रीफ, टू द पॉइंट एंड फ्री फ्रॉम इररिलेवेंट डिटेल। ठीक है, अब आपका जो आंसर है वो क्लियर होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, सिक्स्थ है आपका, यूज द सेम टेंस इन आंसरिंग क्वेश्चंस इन विच दे आर आस्क्ड। ठीक है, क्वेश्चन में जो टेंस यूज की गई है आंसर में भी वही टेंस यूज होनी चाहिए। पैसेज 1, ट्रीज हेल्प कंजर्व सॉइल एंड वाटर। इन ओपन कंट्री ट्रीज एक्ट एज विंड ब्रेक्स एंड कीप द विंड फ्रॉम ब्लोइंग अवे टॉप सॉइल। देयर रूट प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाय हैवी रेन्स। ट्री रूट्स ऑल्सो हेल्प स्टोर वाटर इन द गार्डन। बच्चों, इस पैसेज में ट्री की जो है इंपॉर्टेंस बताई गई है। ठीक है, ट्रीज जो होते हैं वो सॉइल और वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जब हवा चलती है तो क्या होता है कि वो जो सॉइल के टॉप लेयर होते हैं उसको उड़ा कर ले जाती है, लेकिन यहाँ पे ट्रीज जो होते हैं वो विंड ब्रेक का काम करते हैं, जिससे कि हवा जो होती है वो सॉइल को उड़ा के नहीं ले जाती। और जो उनके रूट्स होते हैं ना वो हमारी सॉइल को इसने जोर से पकड़ कर रखते हैं ज़मीन के अंदर कि जब हैवी रेन होती है ना तो उसके बाद क्या होता है, जब हैवी रेन होती है तो क्या होती है, वो सैंड को अपने साथ बहा के ले जाती है, लेकिन जब ट्री की रूट उसे पकड़ के रखती है तो वो पानी के साथ बहा कर नहीं ले जाती। ठीक है, और जो ट्री रूट्स होती है ना वो वाटर को भी ग्राउंड में स्टोर करने में हेल्प करती है। इन माउंटेन रीजन्स फॉरेस्ट प्रिवेंट स्लाइडिंग स्नो फ्रॉम कॉजिंग एवलांचेस। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रिजर्व द बैलेंस ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। अ ट्रीज लीव्स एब्जॉर्ब carbon dioxide from the air. They also provide oxygen and release it into the atmosphere. These two processes are necessary to man. He could not survive it if the air had too much carbon dioxide or too little oxygen. ठीक है, जो फॉरेस्ट होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस होती हैं ना उनको बैलेंस करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि ट्रीज क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन हम सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ट्रीज हैव प्रोवाइडेड मैन विद फूड। अबव ऑल दे हैव प्रोवाइडेड हिम विद वुड। प्री हिस्टोरिक मैन यूज्ड वुड टू मेक हिज फर्स्ट स्पीयर, हिज फर्स्ट बोट एंड हिज फर्स्ट व्हील। ठीक है बच्चों, काफ़ी साल पहले से ट्रीज जो हैं वो हमें फूड प्रोवाइड करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ वो हमें क्या देते हैं, लकड़ी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंशिएंट टाइम में मतलब जब आदि मानव थे वो क्या करते थे, वो लकड़ी से अपना भाला बनाते थे। ठीक है, लकड़ी से अपनी बोट बनाते थे और उससे क्या बनाते थे, अपना व्हील भी बनाते थे। थ्रू आउट हिस्ट्री मैन हैज़ यूज्ड वुड टू मेक टूल्स, कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स एंड क्रिएट works of art.
He has also used it for fuels. Living trees are as valuable to man as are tree products because they help conserve natural resources. अब पुराने समय से मैन क्या करता आ रहा है, वो लकड़ी का इस्तेमाल करता आ रहा है, ठीक है, चाहे वो टूल्स बनाने में हो, बिल्डिंग बनाने में हो, ठीक है, कुछ और चीज़ बनाने में हो, फर्नीचर बनाने में हो, तो लकड़ी हमें हमारे डेली लाइफ में यूज़ में आती है, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि हम क्या करते हैं, उसको एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लकड़ी जला करके हम क्या करते हैं, उसको एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ट्रीज़ जब वो जीवित होते हैं तब तो हमारे लिए वैल्यूबल होते ही हैं, लेकिन जब हम उनको काट लेते हैं, मतलब उनसे हम लकड़ी लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए तब भी, मतलब कटने के बाद भी वो हमारे लिए उतने ही यूज़फुल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये पैसेज था ट्रीज़ के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। रीड द अबव पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू ट्री हेल्प कंजर्व सॉइल एंड वाटर, ठीक है। इसका आंसर आपको पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस में ही मिल जाएगा कि ट्री कैसे हेल्प करते हैं सॉइल और वाटर को कंजर्व करने में। वो विंड ब्रेक की तरह काम करते हैं, ठीक है, ताकि जो हवा है वो सॉइल को उड़ा के ना ले जाए, और जो रेन है वो भी पानी के साथ, रेन के साथ सॉइल को बहा करके ना ले जाए, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर आपको खुद से करने हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज की तरफ। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU was established under the Human Resource Ministry to provide education to those who have been left out by the conventional सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का नाम बताया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IGNOU भी बोलते हैं, ठीक है। वो किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते किसी न किसी कारण से। दिस मीन्स दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन कैंपस स्टाइल इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग विल नाउ बी एबल टू फुलफिल देयर डिजायर फॉर एन एजुकेशन, ठीक है। वो बच्चे जिनका दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पाता, अब वो भी अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। द ओपन सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड्स रीजनेबल रिलैक्सेशन इन एंट्री और एडमिशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाता है, आपके चाहे एडमिशन इंक्वायरी हो, ठीक है, कोई आपकी एंट्री हो, उसमें आपको क्या मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। दोज हु हैव नो 10+2 बैकग्राउंड कैन register for graduation and other vocational courses if they have in service experience or do a bridge course, ठीक है। जिन्होंने अपना 10+2 किसी रीजन से कंप्लीट नहीं कर पाए, वो क्या कर सकते हैं, अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से, ठीक है। द एज लिमिट इज रिलैक्स्ड कंसिडरेबली एंड द स्टूडेंट हु मे बी एम्प्लॉयड और अ हाउस वाइफ मे स्टडी एट हिज और हर ओन पेस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप कितने भी साल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आपको इतनी रिलायबिलिटी मिल जाती है कि आप चाहे एम्प्लॉयड हो, कहीं पे काम कर रहे हो, या आप हाउस वाइफ हो, तो आप अपनी स्पीड से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। दस ग्रेजुएशन मे बी कंप्लीटेड इन 8 years. Vocational courses like management, computer, water management and library science are now open to a larger section than campuses कैन अफोर्ड, ठीक है। तो बच्चों, अब आप अपनी ग्रेजुएशन को 8 साल में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें पढ़ाई के साथ साथ, मतलब आपके सब्जेक्ट के साथ साथ बाकी वोकेशनल कोर्सेज भी दिए गए हैं जो आप साइमल्टेनियसली कंप्लीट कर सकते हो। द स्टडी सेंटर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी वेयर द स्टूडेंट्स आर फ्री नॉट ऑब्लाइज्ड टू कम टू कंसल्ट काउंसलर्स एंड वॉच एजुकेशनल वीडियोज आर लोकेटेड इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक है। अपने आप नियर बाय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाके आप क्या कर सकते हो, अपने काउंसलर से कंसल्ट कर सकते हो, किससे रिलेटेड, अपनी स्टडीज से रिलेटेड, या आप स्टडी से रिलेटेड कोई वीडियो भी वहाँ जाकर देख सकते हो, ताकि आपको और अच्छे से अपनी स्टडी या अपना सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। द यूज ऑफ एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ पार्ट टाइम काउंसलर और टीचर ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ education. This system of education is more affordable than conventional education. ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, आप जब मर्जी जाके वहाँ जाकर अपने काउंसलर से कंसल्ट कर सकते हो। तो ये क्या है, ये बहुत ही रीजनेबल है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपनी स्टडी को या अपनी एजुकेशन को इजीली अफोर्ड कर सके। दिस फर्दर वाइडन्स द कैचमेंट एरिया ऑफ
open education. Today the university is offering 400 courses to about 2 lakh students. The IGNOU has further been given the task of coordinating and updating the courses offered by 44 correspondence institutes and 5 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़. ठीक है, अब जो यूनिवर्सिटी है इग्नू यूनिवर्सिटी वो इतनी वाइड हो चुकी है, इतनी बड़ी हो चुकी है कि वहाँ पे आप लगा लो 400 कोर्सेज चलते हैं और वहाँ पे 2 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं. ठीक है, बाय नेटवर्किंग एंड अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स द ओपन यूनिवर्सिटी विल असिस्ट इन इकोनोमाइजिंग द होल डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम इन द country. The system still has teething problems like irregular dispatch of materials, printed books to student, but the system, once it catches on, will make a mark in the development of education in India. ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि उसके कुछ फ़ायदे हैं, मतलब वो अच्छे से कर रही है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम भी स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है. मतलब जैसे कि जो स्टडी मटेरियल है वो स्टूडेंट्स को लेट मिलता है. ठीक है, तो अब ये बता रहे हैं कि अगर वो इस सिस्टम को अपने करेक्ट कर लें, जो यूनिवर्सिटी है अपनी सिस्टम को इसको करेक्ट कर ले, तो क्या होगा, वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी बन जाएगी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी बन जाएगी इंडिया की. ठीक है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. गिव अ सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज. ठीक है, आपको इस पैसेज को एक सूटेबल टाइटल देना है. मेरे हिसाब से अगर मैं इसे टाइटल देना चाहूँ तो मैं बोलूँगी इग्नू. ठीक है, अब ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिसके आंसर आपको खुद करने हैं. अब हम चलते हैं आगे अपने थर्ड पैसेज की तरफ. इन द नॉर्थ द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट इज अ बिग रिवर वैली प्रोजेक्ट. द भाखरा डैम विद अ हाइट ऑफ 225 meters is the world's highest gravity dam constructed across the river सतलुज. ठीक है, ये पैसेज है किसके बारे में, भाखरा नांगल डैम के बारे में, जो कि जिसकी हाइट बताई गई है 225 मीटर्स, इसकी हाइट बताई गई है. और ये कौन सी नदी पे बना गया है, ये सतलुज नदी पे बनाया गया है. अ ह्यूज वॉल हैज़ बीन बिल्ट बिटवीन द हिल्स स्टैंडिंग ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर. ठीक है, रिवर के दोनों साइड एक बहुत बड़ी वॉल जो है वो क्या की है, कंस्ट्रक्ट की गई है. इट इज क्लेम दैट द सीमेंट कंक्रीट यूज्ड इन दिस डैम वुड बी इनफ टू बिल्ड अ हाईवे फ्रॉम दिल्ली टू लंदन. ये क्लेम किया जाता है कि इस डैम में जो सीमेंट जो कंक्रीट यूज किया गया है वो इतना ज़्यादा है कि आप उससे दिल्ली से लेकर लंदन तक का एक हाईवे बना सको. ठीक है, द ग्रेट मैन मेड लेक बिहाइंड दिस डैम नोन एज गोविंद सागर इज नेम्ड आफ्टर गुरु गोविंद सिंह. ठीक है, इस डैम के पीछे जो लेक है उसका नाम है गोविंद सागर. ठीक है, ये किसके नाम पे रखी गई है, ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे रखी गई है. द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड दिल्ली आर इट्स बेनिफिशियरी. ठीक है, इस लेक का पानी इन राज्यों में पहुँचाया जाता है. ठीक है, क्लियर है बच्चों आपको. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. रीड द अबव पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट बेनिफिट्स द स्टेट ऑफ. अब आपको यहाँ पे स्टेट्स के नाम लिखने हैं जहाँ पे इस लेक का पानी पहुँचाया जाता है. ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर आपको खुद से यहाँ पे फिल करने हैं. ठीक है, अब आते हैं हम पैसेज 4 की तरफ. फ्रॉम द बिगनिंग गैलीलियो हैड द हैबिट ऑफ थिंकिंग for himself and testing out things by practical experiment. ठीक है, शुरू से ही जो गैलीलियो था ना, उनकी आदत थी वो क्या करते रहते थे, आपस में ही अपने में प्रैक्टिस करते रहते थे, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे. Aristotle, the Greek scholar, had stated that if 2 different weight of the same material fell from the same height, the heavier weight would reach the ground sooner than the lighter one. ठीक है, अब एक ग्रीक स्कॉलर थे अरिस्टोटले, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, एक बयान दिया था या कुछ बताया था कि अगर आप सेम ग्रुप की कोई भी चीज़ों को एक ही समान एक ही हाइट से गिराओगे तो क्या होगा, उसमें जो ज़्यादा वजन वाली चीज़ होगी वो सबसे पहले जाकर ज़मीन पे गिरेगी. दिस सीम्स ट्रू इनफ डजंट इट. सो इट डिड टू द लर्न्ड मैन ऑफ गैलीलियोज टाइम. ठीक है, अब ये काफ़ी हद तक सही भी लगता है ना. मोर ओवर दे हेल्ड
Aristotle in great respect and could never think of questioning the truth of anything he said. ठीक है, अब जो गैलीलियो था वो एरिस्टोटले को बहुत रिस्पेक्ट करता था, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने कभी उसकी बात का कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है. नाउ एरिस्टोटल वॉज अ वेरी ग्रेट स्कॉलर एंड थिंकर ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड, नेवरदलेस नॉट ऑल दैट ही सेड वॉज ट्रू. ठीक है, अब क्या था, जो एरिस्टोटले थे वो क्या थे, वो बहुत ही बड़े फिलोसोफर बन गए थे, ठीक है, तो लेकिन गैलीलियो का मानना था कि उनकी हर कही हुई बात सच्ची नहीं हो सकती. गैलीलियो क्वेश्चनड एरिस्टोटल्स statement about falling bodies. He held that two different weights of the same material would fall at the same speed and reach the ground at the same time. ठीक है, लेकिन आगे जाके गैलीलियो ने क्या किया, एरिस्टोटल के स्टेटमेंट पे क्वेश्चन किया. ठीक है, उन्होंने कहा कि जो दो चीज़ें हैं अलग अलग वेट की, अगर वो सेम हाइट से नीचे गिराई जाएंगी तो वो सेम ही टाइम पे ज़मीन पे टच करेंगी. ठीक है, द टीचर एट द यूनिवर्सिटी लाफ्ड एट हिम, but Galileo said he would prove that what he said was right. ठीक है, अब जब वो ये बात अपने टीचर्स के सामने कहता था तो टीचर उसकी बात पे हंसते थे, लेकिन गैलीलियो ने अपने आप से प्रॉमिस किया कि वो एक दिन इस बात को साबित करके रहेगा. ठीक है, रीड द अबव पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, अब यहाँ पे पैसेज है, पैसेज को पढ़ के आपने ये दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, उनको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है. ए, गैलीलियो हैड द हैबिट ऑफ. ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है जिसमें आपको फिल करना है कि उसकी क्या हैबिट थी. इसका आंसर आपके पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है कि गैलीलियो हैड द हैबिट ऑफ थिंकिंग फॉर हिमसेल्फ एंड टेस्टिंग आउट थिंग्स बाय प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स यहाँ पे फिल करने हैं. हम चलते हैं अपने पैसेज 5 की तरफ. ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज. मैन एंड हिज वर्क्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, वेयर एज अ गुड वर्क शुड कॉल फोर्थ अप्रोबेशन एंड अ विक्ड डीड डिसअप्रोबेशन. द डूअर ऑफ द वर्क, वेदर गुड और विक्ड, ऑलवेज डिजर्व रिस्पेक्ट और पिटी एज द केस मे बी. ठीक है, इंसान जो होता है उसको क्या होता है, वो अपने काम से अलग उसको माना जाता है. ठीक है, जो इंसान अच्छे काम करता है उसकी क्या होती है, रिस्पेक्ट होती है. जो इंसान बुरे काम करता है उसको लोग दया की भावना से देखते हैं. ठीक है, हेट द सिन एंड नॉट द सिनर इज अ प्रीसेप्ट विच दो इजी इनफ टू अंडरस्टैंड इज रियली प्रैक्टिस, एंड दैट इज वाई द पॉइजन ऑफ हेट्रेड्स स्प्रेड इन द वर्ल्ड. ठीक है, कहा गया है कि किससे नफरत करो, पाप से नफरत करो, पापी से नफरत नहीं करनी चाहिए. ठीक है, लेकिन लोग इसको कम ही अपने दिमाग में रखते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, वो पापी से ही नफरत करते हैं. ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ अहिंसा नॉन वायलेंस इज द बेसिस ऑफ सर्च फॉर ट्रूथ. आई एम रियलाइजिंग एवरी डे दैट द सर्च इज इन वेन अनलेस इट इज फाउंडेड ऑन अहिंसा एज द बेसिस. ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए. लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम अहिंसा को ढूंढते ढूंढते हम अपने मार्ग से क्या होते हैं, भटक जाते हैं. इट इज क्वाइट प्रॉपर टू रेजिस्ट एंड अटैक अ सिस्टम, बट टू रेजिस्ट एंड अटैक इट्स डूअर इज tantamount to resisting and attacking oneself, for we are all treated with the same brush and are the children of one and the same creator, and as such the divine powers within us are infinite. To slight a single human being is to slight those divine universe powers, and thus to harm not only that being but also the whole universe with him. तो बच्चों, इसमें बताया गया है कि हमें उस सिस्टम पे अटैक करना चाहिए जो हमें गलत करना सिखाता है. ठीक है, ना कि उस इंसान पे अटैक करना चाहिए जो गलत कर रहा होता है. ठीक है, अगर हम उस इंसान पे अटैक करेंगे तो इसका मतलब हम अपने आप पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि हम सब क्या है, हम एक ही क्रिएटर की संतान है. ठीक है, हम सबको किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है. तो हम एक दूसरे को हर्ट करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, तो हम इससे क्या कर रहे हैं, हम उस भगवान का अपमान कर रहे हैं. ठीक है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ अबव पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज. ठीक है बच्चों, आपके हिसाब से इस पैसेज का क्या टाइटल होना चाहिए? मेरे हिसाब से हेट द सिन एंड नॉट द सिनर इसका टाइटल होना चाहिए. ठीक है,
अब आगे आपको और क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर आपको खुद से करने हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज की तरफ। रीड द फॉलोइंग पैसेज। वन डे जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज राइडिंग along a road. He was not in the dress of the general. He was in simple clothes. He looked like a common man. On the way, he saw some soldiers trying to lift a heavy log on to the bank of a dry river. A corporal, a petty officer, was standing nearby. He was shouting at them, "Hurry up! Push it this way! Push it! Now lift it!" ठीक है बच्चों, एक बार की बात है, जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि जनरल थे वो क्या गए थे, एक बार राउंड पे गए थे। ठीक है, और जब वो राउंड पे जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो यूनिफॉर्म थी जनरल की वो नहीं पहनी थी, उन्होंने कॉमन ड्रेस पहनी थी। ठीक है, और वो राउंड पे जा रहे थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा कि वो रास्ते में एक बार क्या हुआ, कुछ सोल्जर्स थे वो एक हैवी लॉग, मतलब जो एक लकड़ी का एक हैवी टुकड़ा होता है ना, उसको उठा रहे थे। ठीक है, और उनका वहाँ पे कॉर्पोरल था, वो खड़ा उनको क्या कर रहा था, ऑर्डर दे रहा था कि इसको जल्दी से उठाओ, जल्दी से उठाओ। For a minute, George Washington watched the soldiers. They were trying to lift the heavy log with all their might, but it was so heavy that they could not lift it. They needed just one man more to lift it. ठीक है, अब जॉर्ज वॉशिंगटन वहाँ कुछ देर तक देखते रहे तो उन्होंने उस सोल्जर्स को देखा कि कैसे उस हैवी लॉग को वो उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सोल्जर्स मिलके उस हैवी लॉग को उठा नहीं पा रहे थे। और उन्होंने ये माना कि यहाँ पे अगर एक आदमी और इनको हाथ बढ़ाए तो ये लॉग इजीली उठ सकता है। जॉर्ज वॉशिंगटन टर्न टू द कॉर्पोरल एंड सेड, "एक्सक्यूज मी सर, द लॉग इज टू हैवी फॉर दीज सोल्जर्स टू लिफ्ट इट, वाई डोंट यू हेल्प देम?" अब उन्होंने कॉर्पोरल की तरफ देख के कहा कि ये जो लॉग है ये तो बहुत ही हैवी है, सोल्जर्स इसे नहीं उठा पा रहे, तो आप इनकी मदद क्यों नहीं करते? द कॉर्पोरल लुक्ड एट George Washington and said, "How can I help them? Don't you see that I am the corporal, their officer?" अब उस कॉर्पोरल ने कहा वॉशिंगटन से कि मैं क्यों इनकी हेल्प करूं, मैं तो इनका क्या हूं, कॉर्पोरल हूं, इनका ऑफिसर हूं। "I am sorry, Mr. Corporal," said George Washington, getting off his horse. "I did not know that you were such a great man." ठीक है, अब जो जॉर्ज वॉशिंगटन थे वो अपने घोड़े से उतरे और उन्होंने कहा, सॉरी, मैं नहीं जानता है कि आप तो इतने बड़े आदमी हो। He took off his coat, went to the soldiers and helped them with all his might. At the very first attempt, the log was on the bank. Then he put on his coat, got on his horse and said to the Corporal, "Mr. Corporal, whenever you have such a difficult job to do and don't have enough man with you, call me for help. I don't think it blew my dignity to help the poor soldiers when they need someone's help." ठीक है, अब जनरल ने क्या किया, जो वॉशिंगटन ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने घोड़े से उतर के अपना कोट उतारा। ठीक है, और उनकी हेल्प करने के लिए चले गए। किसकी हेल्प करने के लिए? सोल्जर्स की हेल्प करने के लिए चले गए। ठीक है, अब उन्होंने हाथ बढ़ाया तो वो जो लॉग था, जो हैवी लॉग था, वो उठ करके साइड में आ गया। ठीक है, अब उन्होंने अपना हाथ झाड़ा और कॉर्पोरल की तरफ देखते हुए कहा कि मुझे नहीं पता था आप इतने बड़े इंसान हैं, लेकिन अगर आपको इन फ्यूचर हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या करना, मुझे बुला लेना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए ज़रूर आऊँगा। "I thank you very much for help, gentlemen," said the corporal. "Who are you?" "I am the general," replied George Washington, and went his way. The corporal hung his head in shame. He went on looking at George Washington, praising his greatness. ठीक है, अब कॉर्पोरल ने वॉशिंगटन से कहा कि थैंक यू वेरी मच, ठीक है, मैं आपको फ्यूचर में हेल्प के लिए ज़रूर बुलाऊंगा, लेकिन उसने पूछा कि आप कौन हो, तो वॉशिंगटन ने बताया कि मैं जनरल हूँ। ठीक है, अब ये सुन के जो कॉर्पोरल था वो शर्मिंदा हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो जनरल था वो कॉर्पोरल से बड़ा था। अब वो इसलिए शर्मिंदा हुआ कि ये तो मुझसे बड़ा था, इसकी पोजीशन, इसकी पोस्ट मुझसे बड़ी थी, लेकिन फिर भी बड़ा आदमी होते हुए भी इसने मेरे सोल्जर्स की हेल्प की, तो वो उनके ग्रेटनेस को देखकर बहुत ही खुश हुआ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज। हु वॉज जॉर्ज वॉशिंगटन? ठीक है, इसका आंसर पैराग्राफ में फर्स्ट में लिखा गया, फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है। जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज
द जनरल, वो आप बता सकते हो कि जॉर्ज वॉशिंगटन कौन थे, वो जनरल थे, ठीक है। ऐसे आपको बाकी के क्वेश्चंस के आंसर खुद से देने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं पैसेज 7 की तरफ। रीड द फॉलोइंग पैसेज। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। More than 300 years ago, Emperor Shah Jahan built the Taj Mahal as a tomb in the memory of his wife। तो बच्चों ये पैसेज है ताजमहल के बारे में, ठीक है, जो दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है। इसे 300 साल पहले शाहजहां द्वारा बनाया गया था अपनी बीवी की याद में, ठीक है। शाहजहां loved his wife very much. He wanted his tomb to be perfect. He did not care about time or money. He found the finest workmen in Asia. Altogether, over 20,000 men worked on it. It took over 17 years to finish it. ठीक है, अब शाहजहां जो था वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, तो वो चाहता था कि उसकी याद में मैं ऐसा मकबरा बनाऊं जो कि पूरी दुनिया में फेमस हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने टाइम और पैसे की परवाह नहीं की, उन्होंने 20,000 मजदूरों को बुलाया इसको बनाने के लिए और इसे बनने में 17 साल लगे। द स्ट्रक्चर रेस्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ सैंडस्टोन। 4 स्लेंडर white towers or minarets rise from the open arch. There is an open corridor just inside the outer wall. From this corridor, the visitor looks through carved marble screens to a central room. The bodies of Shah Jahan and his wife lies in a tomb below the rooms. तो बच्चों यहाँ पे ताजमहल की बनावट के बारे में बताया गया है कि उसको एक प्लेटफॉर्म है सैंडस्टोन का, उसके ऊपर बनाया गया है, ठीक है। अब वहाँ पे 4 मीनारें हैं, 4 मीनारों के ऊपर एक आर्च बना रहे हैं, वो 4 मीनारें ऊपर जाके क्या बना रही है, एक आर्च बना रही है, ठीक है, मतलब एक हॉल टाइप का बना रही है। अगर आप विजिट करोगे वहाँ पे तो आप वहाँ पे देखोगे उसके अंदर वहाँ पे उन दोनों की कब्रें रखी हुई हैं, ठीक है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट काइंड ऑफ टॉम्ब डिड शाहजहां वांट टू बिल्ड, ठीक है। शाहजहां जो था वो वर्ल्ड का ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट बनाना चाहता था, ठीक है। ऐसे आपको बाकी के क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके आंसर आपको खुद से करने हैं। हम चलते हैं अपने 8th पैसेज की तरफ। रीड द फॉलोइंग पैसेज। Saint Francis was born in the town of Assisi in Italy. His father was a wealthy merchant, but Saint Francis gave up wealth and chose to be poor. He decided to live among the poor so that he could help people in need. ठीक है, सेंट फ्रांसिस जो थे वो इटली में उनका जन्म हुआ था। उनके जो पापा थे ना वो बहुत ही रिच मर्चेंट थे, बहुत ही रिच व्यापारी थे, ठीक है। उनके पास इतना पैसा था, लेकिन सेंट फ्रांसिस ने क्या किया, सारा पैसा दान में दे दिया और वो क्या चाहते थे, वो अपनी ज़िंदगी एज ए पुअर, गरीब की तरह बिताना चाहते थे। सेंट फ्रांसिस वेंट अबाउट बेयरफुट टेंडिंग द पुअर एंड द सिक. He made many friends on his journey. He felt that everything and every creature belonged to God's great family. The animals were his brothers and the birds his little sisters. He would talk to them and they seemed to understand all his said. ठीक है, अब सेंट फ्रांसिस जो थे अपने घर से नंगे पैर निकल गए क्योंकि वो गरीब और बीमार लोगों की हेल्प करना चाहते थे, ठीक है। अब वो रास्ते में जितने लोगों से मिले उनको क्या बना लिया, अपना फ्रेंड बना लिया। वो ये मानते थे कि सारे के सारे जो गॉड्स की बनाई हुई चीज़ें हैं वो सब आपस में क्या है, फैमिली है, ठीक है। तो एनिमल जितने भी थे उनको वो क्या मानते थे, अपना भाई जैसा मानते थे, और जितने भी बर्ड्स थे उनको वो अपनी सिस्टर की तरह मानते थे। When Francis went to the town of Gubbio, he found the people in great distress. A fierce wolf roamed in the near forest and carried off not only sheep and lambs but also little children. ठीक है, अब जब वो गुबियो एक विलेज था वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग बहुत डरे हुए थे, ठीक है। किससे, एक भेड़िए से डरे हुए थे, क्योंकि भेड़िया क्या करता था, उनकी शीप्स को और शीप्स के बच्चों को तो उठा के ले ही जाता था, वो उन आदमियों के बच्चों को भी उठा के ले जाता था। Saint Francis offered to help and went alone towards the forest. The people feared for his safety. He reached the wolf's den. When the wolf saw him, it sprang forward and was about to leap upon him. Brother Wolf, said Francis, I command you in the name of Christ to do no more harm to anyone. ठीक है,
अब जब उन्होंने सुना कि यार ये गांव वाले तो बहुत परेशान है भेड़िए से, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं जंगल जाके उस भेड़िए से मिल के आता हूँ। ठीक है, अब लोग बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं सेंट फ्रांसिस वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं उनके साथ क्या होगा जंगल में। ठीक है, लेकिन जो सेंट फ्रांसिस थे वो जंगल की तरफ चले गए और पहुँचते पहुँचते वो कहाँ पहुँच गए, उस वुल्फ के डेन के पास पहुँच गए। अब उस वुल्फ ने देखा कि मेरी डेन के पास एक आदमी है, तो वो उसके ऊपर छलांग लगा के उनकी तरफ लपका उन्हें मारने के लिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने उस वुल्फ को क्या बोला, भाई वुल्फ, ब्रदर वुल्फ, रुक जाओ और अपना ये काम जो है वो बंद कर दो। मतलब उनका, मैं तुम्हें भगवान के नाम पे ये कह रहा हूँ, भगवान के लिए कह रहा हूँ कि तुम ये काम मतलब दूसरों को खाना, किल करके खाना बंद कर दो। Then the wolf came near and lay down at St. Francis' feet. He said, Brother Wolf, you must make peace with the people of Gubbio. You must promise never to harm them again. They in their turn will always give you food. ठीक है, अब वो उससे प्रॉमिस लेते हैं कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जो गांव के लोग हैं उन्हें कभी भी हर्ट नहीं करोगे, उन्हें कभी भी किल नहीं करोगे, उनके साथ क्या करोगे, दोस्ती बना कर रखोगे, बदले में वो तुम्हें खाना प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, द वुल्फ वैग्ड इट्स टेल, लिफ्टिंग इट्स राइट पॉ, पुट इट इनटू सेंट फ्रांसिस हैंड एज अ साइन दैट it has given its promise. Then Francis led the wolf to the town. All the people gathered in the marketplace. My brother, he said to people, do you promise to give food to brother wolf every day? ठीक है, अब उस वुल्फ ने अपनी टेल हिलाई, ठीक है, और अपना जो राइट हैंड है वो सेंट फ्रांसिस के हाथ में देकर ये प्रॉमिस किया कि मैं गांव के लोगों को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, अब ये सुन के सेंट फ्रांसिस उस वुल्फ को अपने साथ गांव की तरफ ले आए और सारे लोगों को मार्केट प्लेस में इकट्ठा करके उनसे भी प्रॉमिस लिया कि तुम भी इस वुल्फ के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करोगे। टर्निंग टू द वुल्फ, फ्रांसिस सेड, डू यू ऑल्सो प्रॉमिस दीज पीपल टू डू देम नो हार्म? देन द वुल्फ पुट इट्स पॉ अगेन इनटू सेंट फ्रांसिस हैंड एज अ साइन ऑफ इट्स promise. The wolf kept its promise. The people were grateful to Saint Francis. The wolf lived among them and they fed it daily. ठीक है, अब सेंट फ्रांसिस ने लोगों से प्रॉमिस लिया कि आप इस भेड़िए को खाना खिलाओगे। ठीक है, फिर उन्होंने भेड़िए की तरफ देखा और भेड़िए से भी पूछा कि तुम भी इन लोगों को हार्म नहीं पहुंचाओगे, मुझसे प्रॉमिस करो। ठीक है, तो उस वुल्फ ने दोबारा अपना पंजा सेंट फ्रांसिस के हाथ में दिया और कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इन लोगों को कभी भी हार्म नहीं पहुँचाऊंगा। इस तरह से वो लोग आपस में मिलजुल के रहने लगे और जो गांव के लोग थे वो भेड़िए को डेली खाना खिलाते थे। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट है आपका, आपको इन सेंटेंसेस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है आपका, सेंट फ्रांसिस डिसाइडेड टू लिव अमंग द पुअर पीपल बिकॉज, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, उनकी हेल्प करना चाहते थे, इसलिए वो पुअर लोगों के बीच में रहना चाहते थे। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी के जो ये सेंटेंस हैं उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको कंप्रीहेंशन का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब नीचे दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।